प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य अपनी साहसिकता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने विक्रम से एक असाधारण कार्य की मांग की। उसे एक विशेष शव लाने के लिए कहा, जो शमशान के पीपल के पेड़ पर लटका हुआ था। विक्रम ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न माना और बिना किसी भय के शमशान की ओर बढ़ चले। शमशान में चारों ओर अंधेरा था और वातावरण बेहद डरावना था। वहां के भूत प्रेतों और अजीब आवाजों के बावजूद राजा विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने पेड़ से लटके हुए शव को उतारा और अपने कंधे पर उठाया। तभी शव ने अचानक अजीब आवाज में हंसते हुए कहा, राजन, मैं बेताल हूं। अगर तुम मुझे लेकर जा रहे हो तो रास्ते में तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरी कहानी का सही जवाब दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा, और अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम ने बेताल की बात मान ली और बेताल ने अपनी अनोखी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले 3 पड़ोसी राज्यों के राजा अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। ये तीनों राजा मित्र थे और उन्होंने आपस में एक वचन लिया था कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वर्षों तक उनके राज्यों में सुख समृद्धि रही, क्योंकि तीनों ही राजा अपने वचनों के पक्के थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य के पास एक रहस्यमयी संत आया। वह संत बेहद ज्ञानी था और दूर दूर तक उसकी शक्ति की चर्चा थी। संत ने तीनों राजाओं की ईमानदारी की परीक्षा लेने की ठानी। उसने अपने जादुई बल से तीनों राजाओं को एक साथ बुलाया और कहा, मैं तुम तीनों की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरे पास 3 सोने के कमल हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही असली है। अगर तुमने असली कमल पहचान लिया तो तुम विजयी होगे, अगर नहीं तो तुम अपनी सत्यनिष्ठा से विमुख हो जाओगे। पहला राजा बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे पहला कमल उठाया और कहा, यह असली है। संत ने मुस्कुराते हुए उसे गलत कहा। दूसरे राजा ने ध्यान से तीनों कमलों का अवलोकन किया और दूसरा कमल उठाया, लेकिन वह भी गलत निकला। तीसरा राजा सबसे शांत स्वभाव का था। उसने कुछ समय तक संत की आंखों में देखा और फिर कहा, संत, असली कमल इनमें से कोई नहीं है। असली कमल तो वह है जो तुम्हारे दिल में है। सत्य हमेशा भीतर होता है, जिसे बाहरी चीजों से नहीं पहचाना जा सकता। संत यह सुनकर प्रसन्न हुआ और तीनों राजाओं को आशीर्वाद दिया। तीसरे राजा की बुद्धिमत्ता ने उसे असली सत्य की ओर ले गया, जो भीतर की ईमानदारी और विश्वास में होता है। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, तीनों राजाओं में सबसे ईमानदार और सत्यप्रिय कौन था? पहला राजा, जिसने बिना सोचे निर्णय लिया, दूसरा जिसने सोचा पर गलत था, या तीसरा जिसने कमल को ही असली नहीं माना? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, बेताल, तीसरा राजा सबसे ईमानदार और सत्यप्रिय था। उसने बाहरी प्रतीकों में फंसने की बजाय सत्य की गहराई को समझा। वह जानता था कि सच्चाई हमेशा दिखने में नहीं होती, बल्कि उसकी जड़ें अंदर होती हैं। सत्य केवल वस्त्रों और चिन्हों में नहीं, बल्कि हृदय में निवास करता है। तीसरे राजा की समझ ने उसे सच्चाई के सबसे निकट लाया। जैसे ही विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल फिर से हंसते हुए पेड़ पर लौट गया। विक्रम को फिर से उसे पकड़ने जाना पड़ा और उनकी यह यात्रा चलती रही। यह कहानी विक्रम और बेताल के साहस और बुद्धिमत्ता की एक नई मिसाल है, जो यह दर्शाती है कि सत्य केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और विश्वास में होता है। बहुत समय पहले उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने एक साधु से वचन लिया था कि वे हर हाल में बेताल को पकड़कर लाएंगे। बेताल, एक चालाक और रहस्यमयी आत्मा, हर बार राजा को एक नई कहानी सुनाता और सवाल पूछता। आज बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। किसी राज्य में एक बड़ा व्यापारी था। उसके 3 बेटे थे, चंद्र, सूरज और धर्म। व्यापारी अपने व्यापार और धन से बहुत खुश था, लेकिन उसके तीनों बेटों के स्वभाव अलग-अलग थे। एक दिन व्यापारी ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मेरी उम्र ढल चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों अपनी बुद्धि और ताकत का परिचय दो और साबित करो कि तुम में से सबसे योग्य कौन है मेरे व्यापार को संभालने का। तीनों भाइयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तय किया कि वे 3 अलग-अलग दिशाओं में यात्रा करेंगे और 3 साल बाद अपने अनुभवों के साथ वापस लौटेंगे। चंद्र, सबसे बड़ा भाई, पश्चिम की ओर गया।
वह एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने अपनी यात्रा में व्यापार की नई रणनीतियां सीखीं और अमीर व्यापारियों से दोस्ती की। सोचा कि धन और ताकत ही जीवन में सबसे बड़ा मूल्य है। वह 3 साल में बहुत सारा धन और सोना इकट्ठा करके लौटा। सूरज, दूसरा भाई, दक्षिण की ओर गया। उसकी रुचि ज्ञान में थी, इसलिए उसने मंदिरों, गुरुकुलों और विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की। उसने सोच समझकर जीवन के रहस्यों और प्रकृति के नियमों को सीखा। 3 साल में वह एक महान विद्वान बनकर वापस लौटा, लेकिन उसके पास धन नहीं था, केवल ज्ञान था। धर्म, सबसे छोटा भाई, उत्तर की ओर गया। वह दयालु और सरल स्वभाव का था। उसने रास्ते में कई गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। वह लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। धर्म के पास न तो बहुत पैसा था और न ही विद्वता, लेकिन उसकी ईमानदारी और दया से उसे सभी का स्नेह और आशीर्वाद मिला। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, उन तीनों भाइयों में से कौन सबसे योग्य है अपने पिता के व्यापार को संभालने के लिए? क्या वह चंद्र, जिसने धन इकट्ठा किया, सूरज, जिसने ज्ञान अर्जित किया, या धर्म, जिसने लोगों की सेवा की? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, बेताल, तीनों भाइयों ने अपनी अपनी जगह पर सही कार्य किया, लेकिन सबसे योग्य धर्म है। धन और ज्ञान आवश्यक हैं, लेकिन व्यापार या राज्य चलाने के लिए सबसे बड़ा गुण है लोगों का विश्वास और प्रेम। धर्म ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि वह लोगों की सेवा के माध्यम से सच्चा नेता बन सकता है। अगर उसे व्यापार दिया जाए, तो वह अपने दया और ईमानदारी से इसे सही दिशा में ले जाएगा। जैसे ही विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रम को फिर से उसे पकड़ने जाना पड़ा, लेकिन उनकी यह यात्रा अनवरत चलती रही। जब राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और उसे कंधे पर लेकर चलने लगे, बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू की। इस बार की कहानी न्याय, मित्रता और परीक्षा की थी। किसी राज्य में एक महान और न्यायप्रिय राजा था, जिसका नाम राजा धर्मनिधि था। उसकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। वह कभी भी अन्याय सहन नहीं करता था और हर किसी को सही निर्णय देने के लिए प्रसिद्ध था। राजा धर्मनिधि के राज्य में दो बहुत अच्छे मित्र रहते थे, अर्जुन और विवेक। दोनों बचपन से ही साथ पले बढ़े थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। दोनों में बहुत प्यार और आपसी समझ थी। वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने राजा के सामने एक सुनहरी मूर्ति रख दी। वह मूर्ति अद्भुत थी और उसकी कीमत का अनुमान लगाना मुश्किल था। व्यापारी ने बताया कि यह मूर्ति बहुत दुर्लभ और मूल्यवान है और वह इसे राजा को भेंट करना चाहता है। लेकिन राजा ने मूर्ति को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसे रिश्वत या उपहार देकर प्रभावित करें। व्यापारी ने सोचा कि वह मूर्ति को बेचकर धनी बन जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्ति चोरी हो गई। पूरा राज्य हिल गया, क्योंकि ऐसी बेशकीमती वस्तु का चोरी होना बहुत बड़ी घटना थी। कुछ दिनों बाद राज्य में यह खबर फैल गई कि अर्जुन और विवेक में से किसी एक ने वह मूर्ति चुराई है। दोनों मित्रों पर राजा के दरबार में आरोप लगाए गए। अर्जुन और विवेक दोनों यह दावा करते थे कि वे निर्दोष हैं और किसी ने उन पर झूठा आरोप लगाया है। राजा धर्मनिधि ने दोनों को बुलाया और उनसे सच जानने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपने अपने बयान पर अडिग रहे। राजा ने सोचा कि दोनों मित्र हैं, तो शायद वे एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन न्याय के प्रति राजा धर्मनिधि की निष्ठा अडिग थी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम में से कोई दोषी है, तो उसे सच बताना चाहिए। अगर किसी ने झूठ बोला, तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अर्जुन और विवेक एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मुझे सजा दे दो, मैंने ही मूर्ति चुराई है। लेकिन विवेक ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं राजा, अर्जुन निर्दोष है, मूर्ति मैंने चुराई है, मुझे सजा दो। राजा धर्मनिधि ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों की परीक्षा मैंने ले ली। कोई मूर्ति चोरी नहीं हुई थी। यह केवल तुम्हारी मित्रता की सच्चाई परखने का एक तरीका था। तुम दोनों ने एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की।
यह साबित करता है कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं। राजा ने दोनों को सम्मानित किया और उनकी मित्रता की मिसाल पूरे राज्य में दी जाने लगी। कहानी समाप्त होने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, इनमें से कौन सच्चा मित्र था? अर्जुन, जिसने पहले अपना अपराध स्वीकार किया, या विवेक, जिसने अंत में अपने दोस्त को बचाने के लिए अपराध अपने ऊपर लिया? राजा विक्रम ने गंभीरता से जवाब दिया, दोनों ही सच्चे मित्र थे। अर्जुन ने अपने मित्र को बचाने के लिए पहले खुद को दोषी बताया और विवेक ने अपने मित्र की रक्षा के लिए बाद में अपराध अपने ऊपर लिया। सच्ची मित्रता में यह मायने नहीं रखता कि कौन पहले या बाद में कुछ कहता है, बल्कि यह कि दोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। यही सच्ची मित्रता है। जैसे ही विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल फिर से हंसते हुए पेड़ पर जाकर लटक गया और विक्रम को एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा। बहुत समय पहले उज्जयिनी के महान राजा विक्रमादित्य अपने साहस, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और राजा से एक विशेष अनुरोध किया। साधु ने कहा, महाराज, मैं एक विशेष यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक खास शव चाहिए। वह शव शमशान के पीपल के पेड़ पर लटका हुआ है। आप उसे मेरे लिए लेकर आएं। राजा विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के साधु का अनुरोध स्वीकार किया और रात के समय अकेले उस शमशान घाट की ओर चल पड़े। शमशान के वातावरण में चारों ओर अंधकार था और एक सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन राजा विक्रम अपने निर्णय पर दृढ़ थे। जब राजा विक्रम पीपल के पेड़ तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक शव लटका हुआ है। जैसे ही राजा ने उस शव को पेड़ से उतारा और कंधे पर रखा, वह शव अचानक हंस पड़ा। वह कोई साधारण शव नहीं था, बल्कि वह एक बेताल था, एक प्राचीन आत्मा जो अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। बेताल ने राजा से कहा, राजन, तुम मुझे लेकर जा रहे हो, लेकिन रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया तो मैं वापस उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया और जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम चुपचाप उसकी बात सुनते रहे और यात्रा शुरू की। बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनाई। प्राचीन काल में एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था, जहां एक राजा अपनी प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय था। राजा का नाम वीर सिंह था और वह हमेशा अपने राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए तत्पर रहता था। उसके पास एक वीर सेनापति था जिसका नाम सोमेश्वर था। सोमेश्वर न केवल एक निडर योद्धा था, बल्कि अपनी वफादारी और बलिदान के लिए भी जाना जाता था। एक दिन एक दुश्मन राज्य ने वीर सिंह के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दुश्मन सेना बहुत शक्तिशाली थी और उसके पास एक विशेष दिव्य हथियार था जो उसे अजेय बनाता था। वीर सिंह चिंतित हो गए और अपनी मंत्रणा सभा में इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। तभी सोमेश्वर ने प्रस्ताव दिया, महाराज, मुझे दुश्मन की सेना में जासूसी करने दीजिए। मैं उस दिव्य हथियार का रहस्य जानने का प्रयास करूंगा। राजा ने सोमेश्वर की वीरता पर भरोसा किया और उसे अनुमति दी। सोमेश्वर ने दुश्मन सेना में जासूस बनकर प्रवेश किया और वहां के सेनापति से मित्रता कर ली। धीरे धीरे उसने वह दिव्य हथियार देखा और उसका रहस्य जान लिया, लेकिन वहां से सुरक्षित निकलना आसान नहीं था। दुश्मन सेनापति ने सोमेश्वर की चाल को भांप लिया और उसे पकड़ लिया। सेनापति ने कहा, तुम्हें हमारे राज्य से निकलने की अनुमति तभी मिलेगी जब तुम अपने राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने का वचन दो। सोमेश्वर ने तत्काल अपनी बुद्धिमत्ता से काम लिया और कहा, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन मुझे यह कार्य अकेले करने दीजिए। सेनापति ने उसे जाने दिया, लेकिन पीछे अपने सैनिकों को उस पर नजर रखने का आदेश दिया। सोमेश्वर वापस अपने राज्य पहुंचा और राजा वीर सिंह को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, महाराज, अब केवल एक ही उपाय है। मुझे राज्य का गद्दार दिखाया जाए ताकि दुश्मन सेना को लगे कि मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है। राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन सोमेश्वर ने जोर दिया कि राज्य की भलाई के लिए यह करना आवश्यक है। राजा ने भारी मन से सोमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। जब दुश्मन सेनापति ने देखा कि सोमेश्वर अपने ही राजा के खिलाफ हो गया है, तो उसने उन पर विश्वास कर लिया और अपना दिव्य हथियार उपयोग करने की योजना रोक दी। इसी दौरान
सोमेश्वर ने दुश्मन सेना पर अचानक हमला किया और उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। लेकिन इस युद्ध में सोमेश्वर ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसकी वफादारी और बलिदान से राज्य बच गया और राजा वीर सिंह ने उसे हमेशा के लिए याद रखा। कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, सोमेश्वर की इस बलिदानी योजना में राजा वीर सिंह ने उसे गद्दार दिखाने का आदेश देकर सही किया या गलत? क्या एक राजा को अपने सबसे वफादार सेनापति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, बेताल, राजा वीर सिंह ने जो किया वह परिस्थिति के अनुसार सही था। एक राजा का कर्तव्य है कि वह राज्य की भलाई के लिए सबसे सही निर्णय ले, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से कितना भी कठिन क्यों न हो। सोमेश्वर ने खुद इस बलिदान का प्रस्ताव रखा क्योंकि वह राज्य के प्रति अपनी वफादारी निभा रहा था। एक सच्चा योद्धा और वफादार सेवक हमेशा राज्य की रक्षा को प्राथमिकता देता है। इसलिए राजा वीर सिंह का यह निर्णय व्यक्तिगत रूप से कठिन था, लेकिन राज्य के हित में सही था। जैसे ही राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रम को फिर से उसे लाने के लिए वापस जाना पड़ा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।